पूरी खुशी तो नहीं हुई क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी गवा चुके थे, पर एक तरह से हम्म। दिल को थोड़ा दिलासा मिल गया कि हाँ, मैंने मेरे बेटे को एक श्रद्धांजलि के तौर पे हम्म। अपना काम पूरा किया। मैं चाहता था कि प्रोटेस्ट में जाऊं, एक बार कहान को रिप्रेजेंट करूं। ये 3 घंटे की एक एग्जाम, आप कैसे किसी बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बनवा सकते हैं कि 3 घंटे की एक एग्जाम वो बच्चे का पूरा कैरियर डिसाइड करेगा। उसका सपना तो मेन एक ही था, सबसे बड़ा तो कि डॉक्टर बनना था। कोई जरूरी नहीं है पेपर लीक करवा के भी आप बच्चों को डॉक्टर बनवाना है, या पैसा इतना खर्च करके भी बच्चों को डॉक्टर बनवाना है, ऐसा मत सोचिए। सीजेपी प्रोटेस्ट में आपने कई नौजवानों को देखा होगा नीट पेपर लीक के लिए लड़ने के लिए। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे। ऐसे ही एक पिता हैं प्रशांत पटेल, जो अपने बच्चे की तस्वीर लेकर सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। ये तस्वीर कहान पटेल की है, जिसने इस साल नीट की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद जब उसे पता लगा कि पेपर लीक हो गया है, तो उसने एक बहुत दुखद कदम उठा लिया। और ये बहुत दुखद चीज है। आज हम उनके पिता से बात करते हैं। नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। पहले मैं आपसे कहान के बारे में पूछना चाहूंगी। आप बेटे के बारे में कुछ बताइए, कैसा था, कैसा बच्चा था, पढ़ने में कैसा था और उसके क्या सपने थे। उसका सपना तो मेन एक ही था, सबसे बड़ा तो कि डॉक्टर बनना था। और पढ़ाई में तो अव्वल था बचपन से, मतलब कभी भी उसको पढ़ाई के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना पड़ा। वो अपने आप ही, उसको पहले से पढ़ाई से लगाव ही इतना था, छोटा सा सबसे। वो ज्यादातर एक बिल्कुल छोटा था ना, तब उसकी आदत भी कितनी खास रहती थी। वो ज्यादातर होमवर्क बस के अंदर ही खत्म कंप्लीट करके आ जाता था। फिर घर आके और भी पढ़ाई लेता था, और बुक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर की बुक्स भी उसको पसंद थी, सब पढ़ता रहता था। कहीं पे हम ट्रिप पे गए हैं तो भी उसका साथ में, जैसे बच्चे कुछ ना कुछ खिलौने साथ में रखते हैं, तो उसकी बुक्स उसके साथ रहती थी। जरूरी नहीं मतलब पढ़ाई की बुक्स हो, हैरी पॉटर ले लीजिए, या वो प्रिंसेस प्रिंस समथिंग थी वो, मतलब ऐसी बुक्स वगैरह, स्टोरी लाइन या साइंटिफिक बुक्स, सब तरह की, हर हर टाइप की। ऐसा एक भी नहीं कि यही सब्जेक्ट पढ़ना था। और एकदम शांत स्वभाव का था कहान। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ लड़ाई बोलाचाली कुछ नहीं ऐसा करने का, अपनी धुन में रहने का। और फ्रेंड्स लोगों के साथ भी मिलजुल के, अकेले जब रहता था फ्रेंड्स लोगों के साथ तब भी एंजॉय करता था। उसके फ्रेंड्स भी सब यही बोलते हैं कि ग्रुप में भी कभी किसी के साथ बोलना, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये कुछ बातें नहीं। एकदम शांत और प्यारा सा बच्चा। और नीट को लेकर उसने क्या सपने देखे थे, कैसे तैयारी करी थी इस बार एग्जाम्स को लेकर। नीट को लेके तो उसने 2 साल है ना, बहुत ज्यादा सीरियस रहा था। और उस दौरान मैंने हर बार उसको बोला था कि बेटा अपने, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है ये। 2 साल, स्कूल के आखिरी 2 साल है, 11वां स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। उसने 10th के रिजल्ट के बाद हमें बताया कि डैडी मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, मैं नीट बायोलॉजी लेके नीट की एग्जाम दूंगा और वो क्लियर करूंगा। मतलब बोला बेटा बहुत हार्ड होता है, मैं तो उसमें गया नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लोग बोलते हैं। तू देख ले, अगर तेरे से हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो कोई जोर जबर। नहीं डैडी, मेरा सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब 10th के रिजल्ट के बाद से ही फिर वो 2 साल पूरा उससे खुद को उसमें डाल दिया था। मैं कई बार उसको बोलता था, अगर मैं वहां पे गया हूँ उसके रूम के बाहर मैं बैठा रहता था कि उसको डिस्टर्ब ना हो। वो जैसे ब्रेक लेगा बाहर आएगा, मैं मिलूंगा उसको, बोलूंगा बेटा अभी थोड़ा। उसको हम लोग भी बोलते रहता था फ्रेश होने के लिए, वो गिटार भी बजाता था, फुटबॉल भी खेलता था। तो हम सामने से उसको बोलता था, एक आध 2 घंटे में थोड़ा गिटार में एक आध ट्यून बना लिया कर, दिन में एक आध बार नीचे आधा घंटा पौना घंटा फुटबॉल खेलने जा लिया कर। चाहता था थोड़ा हमारी बातें भी सुनना, मतलब बहुत सीरियस था नीट की वजह से वो, नीट के बारे में। उसके लिए नीट उसकी जिंदगी थी। फिर जब पता लगा कि पेपर लीक हुआ है, उस दिन क्या हुआ, फिर उसने क्या ऐसा कदम फिर क्यों उठा लिया। जी, वो दिन और वो टाइम तो मेरे लिए भी बहुत हार्ड रहा, क्योंकि 2 साल से ठीक से मेरे से भी नहीं मिला था।
मुश्किल से हमने सिर्फ 2 साल में एक ही ट्रिप की थी, 4-5 दिन लास्ट ईयर हम गए थे। और एक बार उसके वीजा के लिए वो मेरे को मिला था, मतलब बहुत कम ही हम बाहर निकल पाए थे। तो और लास्ट में 9 तारीख को छोटे बच्चे का भी वैकेशन शुरू हो गया, 3 तारीख को उसकी एग्जाम हो गई कान की, 9 तारीख को छोटे बच्चे का वैकेशन। 10 तारीख को वो उन लोगों को मैंने सूरत बुला लिया था। सूरत वाले घर पे हम सब साथ में थे, पूरा फैमिली, मेरे पापा सब यहाँ पे आ गए थे। 11 तारीख को हमने पूजा रखी। फिर उस दिन वो फार्म हाउस पे चला गया यहाँ सूरत के उसके दोस्तों के साथ। मुझे बोला कि डैडी फार्म हाउस में, हाँ बेटा अभी नीट बीट सब खत्म हो गया है, पूरा वैकेशन एंजॉय करना है। तो गया वो फार्म हाउस पे, और 12 तारीख को सुबह पेपर में आया था कि पेपर लीक हुआ है, न्यूज़ पेपर में आया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। मैं कोर्ट जा रहा था, मैंने वो पेपर साइड पे रखवा दिया, पापा को भी बोला, वीना को बोला, अभी कहान फार्म हाउस से आएगा उसको कुछ बताना नहीं है। वो नाइट आउट दोस्तों के साथ फार्म पर ही रहा था। पर मैं अभी कोर्ट में ही था तो लंच टाइम में कहान का फोन आ गया कि डैडी मैं अभी जा रहा हूँ, अभी के अभी मैं निकल रहा हूँ अहमदाबाद जाने के लिए। मम्मा को बोलो मुझे यहीं से फार्म से पिक कर ले और मैं सीधा यहाँ से निकल जाऊंगा। मतलब बेटा एक दिन आया तू, मिला भी नहीं है ठीक से मेरे को। 10 तारीख को रात को आया, 11 तारीख को पूजा करने के बाद तुरंत तू चला गया है। मतलब पापा हम बाद में, आप अहमदाबाद आने वाले हैं हाईकोर्ट के काम है, उस वक्त मिल लेना, अभी मुझे अर्जेंटली जाना है। मेरी बुक्स मैंने जूनियर्स को दे दी है, और नोट्स जो है वो सब पस्ती में दे दिए, कबाड़ी में दे दिए। तो मैंने बोला वो सब हाँ हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, कल के कल तो थोड़ी सब डिस्ट्रॉय कर देंगे सब। पर इतना सीरियस था ना अपनी बुक्स नोट्स और अपनी पढ़ाई को और नीट को लेके, मुझे मिलने भी नहीं रुका। मैंने बोला लंच भी कर ले एटलीस्ट, मैं आ रहा हूँ। और 12 तारीख को हम मिल भी नहीं पाए थे और वो तुरंत निकल गया था। और उसके बाद का एक महीना ऐसा रहा ना कि नसीब से मेरा भी कोई काम इतना निकला नहीं अहमदाबाद का, और मैंने भी कुछ ज्यादा इतना ट्राई किया नहीं अहमदाबाद का काम निकालने का, फोन पर बात कर लेता था। और ये भी चाहता था अहमदाबाद जाऊंगा तो अभी एक महीने का कम टाइम है, और वैसे भी कहान को मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर देता था ऐसा फील होता था। मतलब कहान खुद क्या बोलता था, डैडी आप आते हैं ना तो मेरा आधा पौना घंटा तो चला जाता है, फिर मेरे को स्टडी में डिस्टर्ब होता है वगैरह। मतलब उस माँ बाप भी नहीं कुछ नहीं, उसके लिए सबसे पहला उसका नीट था। तो वो एक महीना तो मालूम नहीं उसने कैसे निकाला होगा। हाँ एक चीज है जो 17 या 18 मई को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि पूरे बच्चों की री नीट ले जाएगी। उस वक्त उसने मेरे से फोन पे बात की ना, तो थोड़ा गुस्से जैसा टोन था उसका उस वक्त, जो उस वक्त मैंने नोट कर लिया होता तो शायद हम कुछ कर पाते। उसका गुस्सा सिर्फ एक ही बात का, कि कैसे कैसे लोग क्या पोस्ट पे बैठ जाते हैं, 5 दिन में डिसीजन ले लिया कि सभी बच्चों को वापस बुला लिया और सभी बच्चों को रीनीट देना है। किसी को कुछ दिमाग में है कि नहीं। मतलब ही ट्राई टू बीइंग शो, मतलब मुझे दिखाना चाहता कि उसको गुस्सा कितना था, फिर भी खुद को कंट्रोल करके, उसको मालूम है पापा से बात कर रहा है तो एकदम रिस्पेक्टफुली बोल रहा था। तो ऐसे सबको बुला लिया। 24 में भी पेपर लीक हुआ था, पर सब बच्चों को थोड़ी देना पड़ा, हमारी क्या गलती है, हमने तो ऑनेस्टली पेपर दिया है, हम सब बच्चों को क्यों दोबारा देना। बस वो गुस्सा उसने महीने भर उसको अपने अंदर पाल रखा, और बढ़ाता चला गया होगा। फिर आखिरकार 18 जून को उसने ये स्टेप ले लिया। और सर आपने कब सोचा कि आपको लड़ना है इस चीज के लिए और आपको प्रोटेस्ट ज्वाइन करना है? सबसे पहले मैंने 28 जून को मैं वहां पे गया, अ, जिस दिन सोनम सर ने उपवास अनशन शुरू कर दिया था, मतलब खाना पीना छोड़ दिया। सुबह 10 बजे शायद उन्होंने छोड़ दिया था। और उस वक्त कहान की को कुछ 10 एक दिन हो गए थे। और मैं चाहता था कि प्रोटेस्ट में जाऊं, एक बार कहान को रिप्रेजेंट करूं, कि कहान की बात भी वहां पे। फिर मैं इसलिए खुद को रोके रखा, भाई वहां पे बच्चे जो है अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, कहान की आवाज बन रहे हैं, मैं वहां पे जाके उनके स्टेज के ऊपर क्या ही करूंगा। तो मोरल सपोर्ट, फिर 28 तारीख को सोनम सर को पर्सनली थैंक यू कहना मुझे जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरी फर्ज में आता था। उन्होंने जो आवाज उठाई वहां पे, अभिजीत, सौरभ, आशुतोष, उनकी पूरी टीम, और बाकी बच्चियां भी थी, जेएनयू से भी बाकी बच्चे थे जिनका नीट के साथ कुछ लेना देना नहीं था, पर फिर भी उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि जो हमारे 20-22 बच्चे चले गए उनकी वो आवाज बन रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा सरकार से, सरकार से तो छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ हमसे, हम बड़ों से, कि हमें जवाब तो दीजिए, हमारी गलती क्या थी। कोई आगे आता, कोई आगे आके सॉरी बोल देता, तो भी एक बात, एक स्टेज पे ये बात खत्म हो जाती। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं स्वीकारनी थी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन द सेंस कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई,
ये पेपर लीक, ये सिस्टम, उसको हम नहीं संभाल पाए, कहीं ना कहीं गलती हुई। और आप लोगों का 2 साल का 3 साल का मेहनत किसी और बड़े लोगों की वजह से आपका ये बर्बाद हो गया। तो वो उसके लिए मैं 28 को पहले गया, फिर वापिस आ गया। फिर वहां से मैं सीधा सूरत वापिस आ गया। फिर 18 तारीख को 1 महीना पूरा हुआ, कहान की मासिक पुण्यतिथि थी। और उसी दिन सुबह सोनम सर को गवर्नमेंट ने वो सब उठा लिया, जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पहले मेरी बात हुई थी वहां पे बाकी सब बच्चों से, फोन पे मैसेज पे कॉन्टेक्ट्स में थे। उन्होंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट नहीं झुकेगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक। मैंने बोला था कि भाई 28 तारीख को भी मैंने उनको बताया, सरकार ऐसे झुकती नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, सिस्टम वैसे भी खराब हो चुकी है। चाहे ये पार्टी हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी से कोई फर्क नहीं, सिस्टम में खराबी है। फिर भी बच्चे लड़ते रहे, होता रहा। फिर 18 तारीख को ये हुआ, तो 20 को वैसे भी मैं जाने वाला था, पर फिर 19 को चला गया मैं तुरंत। 18 तारीख का वीडियो देख के फिर मैं तुरंत सूरत से डायरेक्ट चला गया वहां पे। फिर वहां पे 19 तारीख को पूरा दिन मैं देख रहा हूँ, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियां भी स्टेज का यूज कर रही है, पर बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। बच्चे बस वही बात कर रहे हैं, हमें और कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है, ना हम राइट विंग है, ना सेंट्रल विंग है, ना लेफ्ट विंग है, कुछ नहीं, हमें बस न्याय चाहिए। सुबह भी फिर मेरा मन भर आया कि बच्चों की क्या ही गलती थी, कितनी बेरहमी से उनको मारा पीटा गया सिस्टम के द्वारा। दौड़ा दौड़ा के मारा है, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, किसी को हाथ पकड़ के खींच खींच के घसीट रहे, घसीट रहे। मन थोड़ा दुख हो गया थोड़ा। और उस वक्त तक सब मुझे बोल रहे थे कि सर आप मीडिया में आइए, सबसे बात करिए, पर मैं खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं था। फिर 20 तारीख को मैंने देखा बच्चों का क्या हालत हो रहा है, फिर मैं और टूटने लगा था। 6-7 बजे तो ऐसा लगा कि क्योंकि नेटवर्क भी नहीं था, मालूम भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। दिल्ली में मैं नया था, बस इतना मालूम था कि इस तरफ से संसद जा सकते हैं, इस तरफ के रास्ते से जंतर मंतर जा सकते हैं, और वहां से नजदीक में मेरा होटल का रूम था। फिर वापिस आ गए रूम पे 6-7 बजे। वहां पे नीचे पे पानी की टपरी पर सब पानी वानी पी रहे थे, मुंह धो रहे थे। वहां पे एक पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने भी यही बोला। वो बुजुर्ग भाई थे, उन्होंने बोला बस ऐसा ही होता है, प्रोटेस्ट तितर बितर हो जाता है, अब सब अपने अपने घर जाओ। बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर रात को 10-11 बजे खाने खाने के बाद सोने के वक्त टिकट भी करवा लिया दूसरे दिन अहमदाबाद का। फिर मालूम नहीं दिल को क्या सूझा कि भाई कहान की फोटो भी वहां है, देखते तो है जंतर मंतर पे हुआ क्या है। वहां गए तो अभिजीत वहां आ चुका था, बाकी सब बच्चे, कितने सारे बच्चे, हाथों पे बैंडेज लगा है, किसी के सर पे बैंडेज लगा है, कोई पैर लंगड़ा के चल रहा है, कितने इंजर्ड बच्चे भी है। और सब बच्चे आके वहां पे वापस सब साफ सफाई करने लगते हैं, स्टेज को ठीक ठीक से वापस खड़ा करने लगते हैं। और उनका जुस्सा देख के और जिद देख के सैल्यूट कर दिया मैंने, तो भाई बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। अपनी जिद है, अपनी चीज है, खुद गवर्नमेंट नहीं झुकती है तो मांग लो, जितनी दफा मांगना पड़े उतनी बार मांग लो। और उन्होंने रास्ता भी इतना अच्छा चुना कि भाई ठीक है, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, मारा पीटी नहीं करेंगे, आप चाहे हमें मार लो, हमें मार डालो, हम। वो टूट गए, टूटे हुए बच्चे वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। और फिर बस वही स्लोगन, हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मंत्री जी इस्तीफा दे, ये वो सब। फिर वह, और फिर उस दिन मैंने खाना छोड़ दिया। फिर मैंने बोला अगर बच्चों के लिए सब बड़े और लोग भी है, सोनम सर अनशन कर सकते हैं, अभिजीत ने भी अनशन शुरू कर दिया था उस दिन, शायद उन्होंने तोड़ा भी था, पर फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा जो चीज है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। तो मैं अपने आप चुपचाप वहां से फिर मिला सबको। फिर 21 तारीख को सुबह उन सब से मिला और बोला कि भाई यहाँ सूरत में बच्चों के साथ कहान के दोस्त, अहमदाबाद में, सूरत में सबने प्रोटेस्ट किया, सबको पुलिस ने डिटेन भी किया था, फिर रिलीज भी कर दिया था। और मेरा टिकट वैसे भी कर ही लिया है, और आप लोग तो यहाँ पे अच्छे से संभाल ही रहे, तो मैं अभी चलता हूँ, मैं वहां पे जाके बच्चों को थोड़ा गाइड करूंगा, और अभी खुल के सबको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों के साथ। और अपनी जबानी मैंने हम्म। खुद देखा है, इसलिए मैं बोल पाऊंगा कि 20 तारीख को बच्चों ने क्या क्या सहन किया है दिल्ली जंतर मंतर पे। जैसे ही मैं सूरत पहुंचा तो यहाँ पे मुझे ये हम्म। न्यूज़ मिल गया कि हमारे पुराने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो मैंने भी अपना हम्म। अनशन तोड़ दिया, खाना खा लिया 5 दिन के बाद। और खुशी हुई, पूरी खुशी तो नहीं हुई क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी गंवा चुके थे, पर एक तरह से हम्म। दिल को थोड़ा दिलासा मिल गया कि हाँ मैंने मेरे बेटे को एक
श्रद्धांजलि के तौर पे हम्म। अपना काम पूरा किया। अभी आगे जो लॉ का काम है वो अपने हिसाब से देखते रहेंगे। और गवर्नमेंट ने भी आगे थोड़ा सपोर्टिव काम बताया कि नहीं, हम्म। हम लॉस को और स्ट्रांग बनाएंगे। जो 3 साल की पेनल्टी है उसको कुछ 5 से लेके 10 साल तक की जाए, और पेनल्टी को भी 10 करोड़ तक की जाए। तो इस तरह से हम्म। लॉ को भी थोड़ा री इन्फोर्स कर रहे हैं। और सर इस पूरे प्रोटेस्ट को भी दो नजरियों से देखा जा रहा था। एक स्टूडेंट्स के नजरियों से कि नीट पेपर लीक हुआ है। हम्म। दूसरा साइड ये था कि स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं वहां पे, हरास कर रहे हैं लोगों को, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं पुलिस पर। तो आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को किस नजरिए से देखा? मैं स्टूडेंट की तरफ हूँ। स्टोन पेल्टिंग कोई स्टूडेंट से वहां नहीं की है। मैंने पूरा दिन वहां पे काफी सारा बड़ा एरिया चलते चलते यहाँ वहां जाते बाद सब देखा है। पर कहीं पे मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पब्लिक की तरफ से स्टोन पेल्टिंग हो रहा हो। वो सीन मैंने कहीं नहीं देखा। वो आई डोंट नो, वीडियोस शायद वहां के हो भी नहीं सकते जो बाहर आए, शायद फेक हो सकता है। क्योंकि मैंने अपनी नजरों से ये देखा है खुद कि बच्चे वहां पे चल रहे हैं। अगर पुलिस बैरिकेड रख रही है या तो पुलिस वहां पे उनको बोल रही है कि आगे नहीं जा सकते, तो बच्चे वहीं पे रोड पे बैठ जाते थे। और ऐसा नहीं था कि बच्चे बोले कि हम रोड जाम कर देंगे। पुलिस वाले अगर उनको डंडा मार के साइड पे करते हैं तो साइड में जाके बैठ जाते हैं। पर उनका बस एक ही काम था, चलते जाना है, चलते जाना है। जहां पुलिस ने थोड़ा जगह दे दिया तो फिर चलने लगते थे। वो सुना तो नहीं, देखा तो नहीं था, पर सुना था ना कि गांधी बापू इस तरह से चलते ही रहते थे, अंग्रेजों के डंडे पड़ते थे तो भी चलते। वो हमने सुना है, पढ़ा है, वो देख लिया एक तरह से बच्चों के रूप में। तो बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही स्टोन पेल्टिंग किया है, कुछ नहीं किया है। धक्का मुक्की थोड़ा बहुत हुआ है, दौड़ा दौड़ी भी हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे डर भी जाते थे, पुलिस डंडा लेके पीछे दौड़ती थी। तो दौड़ा दौड़ी में थोड़ा पुलिस को भी शायद गिर गिर बिर गए होंगे। मैंने तो नहीं देखा, पर शायद चोट वोट लगी होगी पुलिस को भी। जब आपको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस टाइम आपको कैसा लगा? क्या मन में चल रहा था? मैंने अभी आपको बताया, एक तरह से दिल को थोड़ा थोड़ा सा सुकून जैसा महसूस हुआ। चलो एटलीस्ट किसी ने फाइनली जवाबदारी ली नहीं थी, पर आखिर लेनी तो पड़ी, जबरदस्ती तो जबरदस्ती। ये बच्चों की जिद बोलो या बच्चों का कॉन्फिडेंस बोलो या बच्चों की लड़त बोलो, जो भी है, बच्चों के सामने भी झुकना पड़ा। तो मैं भी यही बोलूंगा कि बच्चे अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो। मेरे बच्चे ने तो बोला ही नहीं और मैं नहीं सुन पाया, पर जो बच्चे बोल रहे हैं उनकी आवाज तो सुन लीजिए। ऐसा ना हो कि 20-22 बच्चे हमें बोले बगैर चले गए और ये बच्चे बोल बोल के चले जाएंगे। बच्चे हैं, हमारा देश का भविष्य तो वही है। हमने तो आधी से ऊपर जिंदगी निकाल दी, अभी हमारा बच्चा ही क्या है जो कर रहा है बच्चों के लिए कर रहा है। सुन लीजिए बच्चों को, गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, बड़ों को भी बोलूंगा कि आपके जैसे बच्चों को सुना जाए, सबको सुना जाए। एंड आई एम ऑलवेज विथ किड्स। और सर अब आपको लगता है रेजिग्नेशन के बाद कि फाइनली कहान को न्याय मिल गया है, या अभी भी आपकी कुछ डिमांड्स हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? जी, डिमांड्स तो अगेन एज एन एडवोकेट वही रहेगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया आपने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसीडिंग चालू भी कर दी, पर ग्रास रूट लेवल पे उस प्रोसीडिंग को, उस सिस्टम को चालू रखिए। सरकार को मैं यही दरखास्त करूंगा कि सिर्फ आपका काम बना देने का नहीं है, कायदा बना देना सिर्फ उसको देखिए फील्ड में जाके कि नोन नहीं चल रहा है। आपकी नजर के सामने सोमवार को 1 तारीख पे क्या हुआ, सीबीआई ने कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंट ही नहीं किया, सीधा तारीख पड़ गया। तो ये मत करिए, ये फॉर्मेलिटीज मत करिए। पुराने सरकार में भी यही होता था, ये सरकार में भी वही हो रहा है। सिस्टम को चेंज करना जरूरी है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होने वाला। हमने सरकार बदल के भी देख ली, हमें सिस्टम बदलनी है। हम्म। और सर फाइनली जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एज अ जी। पेरेंट आप क्या कहना जी। चाहेंगे वो सारे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को तो यही करूंगा कि बच्चों, नीट जो है वो आपके करियर का एक भाग है। पूरा उसको इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि वो आपको खा जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि सबको डॉक्टर बनना ही है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, आप बन जाएंगे डॉक्टर। नीट के मार्क्स आपको डॉक्टर बनाना या नहीं बनाना, उसका माप नहीं है, उसका नाप नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बन के सेवा करनी है, आप कर पाएंगे। पहली बार में हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा। और कुछ भी मन में ऐसा होता है ना, अपने पेरेंट्स से बात करिए। आपको आजू बाजू से कोई ऐसा लगता है कि प्रेशर कर रहा है, आपके माँ बाप भी अगर आपको प्रेशर कर रहा है कि नहीं, फलाने का बेटा डॉक्टर बना, ढिंचे का बेटी डॉक्टर बनी है, मत सोचिए ऐसा।
आपकी जो मर्जी है वो करियर चुनिए। और उस करियर को चुनने के बाद करियर में इतने भी मत डूब जाइए कि बाकी की जिंदगी आपकी भूल जाए आप। ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। ये बचपन है, बचपन को आराम से जी लीजिए। 18-25 साल की जो उम्र है आपकी, 18 से लेके 25 वाले जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही बोलूंगा, ये आपका लाइफ टाइम दोबारा नहीं मिला। पढ़ाई करो, पर पढ़ाई को अपनी जिंदगी मत बना दो। आराम से पढ़ो, दिमाग को फ्री रखो और अच्छे से पढ़ पाओगे तुम। और पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर मत करे। कोई जरूरी नहीं है पेपर लीक करवा के भी आप बच्चों को डॉक्टर बनवाना है, या पैसा इतना खर्च करके भी बच्चों को डॉक्टर बनवाना है, ऐसा मत सोचिए। कोई जरूरी नहीं है। बच्चों से जितना हो पा रहा है उतना ही उनको करने दीजिए। सर आपने अभी पेरेंट्स की भी बात करी, तो एज अ पेरेंट आपके टोटल बिहेवियर में भी क्या चेंज, कुछ तो चेंज आया होगा इस चीज को लेकर, जो आप पहले शायद सोचते होंगे, कुछ बदलाव आया होगा, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें। क्योंकि कहान के दोस्तों ने और कहान के कोचिंग के टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी मुझे बताया ये सब हो जाने के बाद कि कहान के बिहेवियर में चेंज था। तो मुझे भी लगा कि भाई 1 महीने तक हमें वो चेंज दिखा भी नहीं, और फोन पे बात करने वक्त सुनाई भी नहीं दिया। अगर किसी को दिखता है, आपके दोस्तों में अगर किसी को चेंज दिखता है, तो आप उनके पेरेंट्स से तुरंत बात करें। और कोचिंग क्लास वाले सर टीचर मैडम उनसे भी बोलूंगा, अगर आपको भी किसी बच्चों में जरा सा भी चेंज दिखता है, उनसे तुरंत कांटेक्ट करें। और मेरा भी वही चेंज किया है, मैंने भी अभी सब जगह पे अप्रोच करके वही बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे के बिहेवियर में चेंज दिखे, जो छोटा बेटा, तुरंत मुझे कांटेक्ट करिएगा। क्योंकि मैं जो थोड़ा सा मैंने ऐसा सोचा कि भाई मेरे बच्चे के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको अकेला छोड़ दिया। तो वो मेरी गलती है एक तरह से। उसके ऊपर मुझे वॉच रखना चाहिए था कि 1 महीना जो था वो रीनीट कोई छोटी बात नहीं थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि उसके मन में इतना गुस्सा भर गया होगा और ये इतना खराब स्टेप ले सकता था मेरा बेटा। तो वही मैंने चेंज किया है भाई, बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना। और दिल्ली भी जो बच्चे थे बच्चों के लिए ही गए थे हम तो। फाइनल क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूंगी, अगर कहान अभी जी। आज होता, तो क्या आप उससे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने देते, क्योंकि उसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई थी नीट वापस होना, या फिर शायद उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। मैं तो उसको कुछ पहले भी पढ़ाई के लिए नहीं बोला था, तो दोबारा भी मैं क्यों बोलता। अगर वो मेरे को बीच में बोलता है उसकी पढ़ाई से पहले कि डैडी मुझको पढ़ना नहीं है, मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, हाँ भाई बिंदास जा। और वो शायद प्रोटेस्ट का हिस्सा था ही, पहले से था। उसको तो अच्छा ही लगा था। उसने शायद उसके दोस्तों से उसने डिस्कस किया था। वो कुछ बातें बच्चे हमें नहीं बताते पर दोस्तों को तो बोलता है ना। तो उन बच्चों ने मुझे बताया था कि हाँ, कहान को तो अच्छा ही लगा था कि हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना ही चाहिए। मैंने आपको आगे भी बताया ना, उसके दिमाग में वही था, सिस्टम के खिलाफ। ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं, 5 दिन में डिसीजन ले लेते हैं कि सभी बच्चों को दोबारा एग्जाम देनी पड़ेगी। वो गलत चीज लगी थी उसको, वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर वो होता तो प्रोटेस्ट का हिस्सा ही बन जाता, तो मैं और ज्यादा खुश होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बनने के लिए। और मैं फाइनल यही कहूंगी कि आपने आपकी इस लड़ाई को पूरे देश तक पहुंचाया है। सबको एक कहानी की स्टोरी से एक सीख मिली है, एक अ, पता चला है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कदम उठाने हैं। और हम बहुत दुखी हैं जो भी हुआ है, लेकिन खुश भी हैं कि आप होने हमारे साथ हाँ, आए, हमारे रिवर्स तो साथ। नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, मेरी आवाज देश के बाकी लोगों तक भी पहुंचाई। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बने, और हम जरूर चाहेंगे कि हम ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। मैं ऑडियंस से यह कहूंगी कि आप भी अपने विचार जो भी हैं इस चीज को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए जरूर आवाज उठाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया एज न्यूज देखने के लिए। थैंक यू सर।